नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार के उथल पुथल में इक्विटी में क्या हो, निवेश की सही स्ट्रैटेजी, रेट कट साइकिल में डेट में कहां बनेंगे निवेश के मौके, गोल्ड से कैसे बढ़ाएं पोर्टफोलियो की चमक, इसी पर रहने वाली हमारी खास चर्चा। एसेट क्लास में निवेश का सही तरीका क्या रहे, एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला समझेंगे आज। हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और डेफिनेटली समझना जरूरी है कि एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी इस टाइम पर होनी क्या चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी काफी पिछले टाइम से हमने बाजार में देखी है। अब इसको लेकर कई इन्वेस्टर्स का हमें मैसेज भी आता है कि हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जो वॉलेटिलिटी में प्रॉब्लम एसेट एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है अभी फिलहाल, अगर कहते हैं ना बेसिक जो स्टेप्स लेने चाहिए, आपके नजर में क्या रहेंगे? हाय, हेलो स्वाति एंड हेलो टू प्रतिभा। एब्सोल्युटली ये एक ऐसा टाइम है स्वाति मार्केट्स में मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा नर्वस करता है इन्वेस्टर्स को। हमने लगातार देखा है एज वी वेंटर 2025, जो वीकनेस 2024 में हमने सितंबर ऑनवर्ड्स देखी वो कंटिन्यूड रही है। 25 में जनवरी में निफ्टी हैज बीन ऑलमोस्ट फ्लैट। हल्के से रिटर्न्स आए हैं 0.6%। उसके साथ आपने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अगर देखें तो स्मॉल कैप्स में -10 एंड मिड कैप्स में करीबन -6%। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो करेक्शन रही है। सो डेफिनेटली ये टाइम्स होते हैं जब रिटर्न्स थोड़े से नेगेटिव दिखने लगते हैं, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जिन्होंने हाल ही में शुरुआत की थी, मान लीजिए 6-8 महीने पहले। सो इट्स अ स्लाइटली एक तरीके का टेस्टिंग टाइम होता है उनके लिए। बट आई थिंक दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे आपको बेसिक्स लेके चलना है, एंड दैट इज व्हाई एसेट एलोकेशन इज इम्पोर्टेंट। एसेट एलोकेशन का जो प्रिमाइस है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि आपके पास सारे टाइप के एसेट्स की तरफ एक्सपोजर होना चाहिए। जो ब्रॉडली हम एसेट्स अगर हम फाइनेंशियल सेंस में देखें तो वो हमारा इक्विटीज आ जाता है, हमारा फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड ऑफ कोर्स रियल एस्टेट एज इट इज इंडिया में एक बहुत ही लोकप्रिय एसेट है। सो अगर हम सिर्फ इक्विटी, गोल्ड एंड डेट को लेके चले तो उनमें एक संतुलन आपको बना के रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि जब आपका एक एसेट क्लास अगर नहीं रिटर्न्स दे रहा है या वहां पे करेक्शन आ रही है या वहां पे कुछ वीकनेस है, तो आपके जो बाकी एसेट क्लासेस हैं वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बनाते हैं। एंड इतनी सारी इसके ऊपर स्टडीज की गई हैं विच हैव रिवील दैट जो आपका 90% रिटर्न है किसी भी पोर्टफोलियो का, वो उस एसेट एलोकेशन के कॉम्बिनेशन से ही आता है स्वाति, नॉट फ्रॉम वन सिंगल स्टॉक और नॉट फ्रॉम वन सिंगल स्कीम, एंड एक सिंगल एसेट से भी नहीं इनफैक्ट। इसलिए जैसे कि हम लोग अगर एक ले पर्सन की भाषा में समझें और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें ऑफ अ बैलेंस डाइट, जैसे वो हमारे शरीर के लिए एक ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, ऐसे ही सारे एसेट्स का जो मिश्रण है वो रिक्वायर्ड होता है हमारे पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ के लिए, सो दैट जब एक चीज लैक करती है तब दूसरी चीज उसको पकड़ती है। एंड अगर इस नीड पे आपने अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत नहीं की है, देन इट इज टाइम कि आप थोड़ा सा वापस जाके अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करें। देखिए कि आपने इक्विटी, डेट और गोल्ड में किस टाइप के एलोकेशंस किए हैं एंड उनमें करेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपकी जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो थोड़ी सी ज्यादा लेस वोलेटाइल हो सके, एट द सेम टाइम आप रिटर्न्स कमा पाए। एब्सोल्युटली। और प्रतिभा, क्या कोई ऐसे टाइम पे एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला हम समझ सकते हैं क्या? क्योंकि एसेट एलोकेशन बीइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक जो बेसिक प्रिंसिपल से एक इन्वेस्टर को क्या फॉलो करनी चाहिए? एसेट एलोकेशन का बेसिक प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डेट में रहेगा, इक्विटी नहीं रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो इक्विटी ज्यादा रहेगा, डेट का मात्रा कम रहेगा। जैसे आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इक्विटी विच इज अबाउट 75-80% भी इक्विटी हो सकता है, डेट रहेगा 20% टू बैलेंस इट आउट। जब गोल्ड भी ऐड करते हैं तो अप टू 10% गोल्ड हो सकता है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कौन से टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन द एसेट एलोकेशन। इट कैन नॉट बी सेम एसेट एलोकेशन सूट्स एवरीबडी। तो जिनका एपेटाइट नहीं है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, उनको ज्यादा डेट देना चाहिए। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि गोल्ड में आपको 20%, 21% रिटर्न मिला है कैलेंडर ईयर में, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, डेट इक्विटी में आपको एकदम
चप्पड़ रिटर्न मिला था इन द लास्ट 2-3 years एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम सितंबर। तो बहुत मुश्किल है उसमें बने रहना। हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो बताते हैं 100% इक्विटी में डाल दो, या फिर थोड़ा बच्चा कुचा है तो डेट गोल्ड में डालो, डेट नहीं चाहिए क्योंकि डेट में सिंगल डिजिट रिटर्न है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन जब वो वॉलिटिलिटी आ जाता है जैसे कि अभी आया है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको बने रहने के लिए। तो ये एसेट एलोकेशन करना बहुत ही जरूरी है। एब्सोल्युटली। अब वो एसेट क्लास वाइज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहे। प्रवीण, आपसे शुरू करें। फिलहाल अभी इक्विटी में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी नजर में? जी, इक्विटी मार्केट्स को अगर हम ब्रॉडली देखें इस टाइम पे स्वाति, तो हमने देखा है दैट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हमने लास्ट 2-3 ईयर्स से वो चलता आया है डिफरेंट ज्योग्राफीज में। उसके साथ हमने ये देखा कि यूएस में इलेक्शंस के बाद अगेन काफी वॉलेटिलिटी रही है, एंड अभी भी विद द न्यू प्रेसिडेंट थोड़ा सा एक पॉलिसीज को लेके अनसर्टेनिटी बना हुआ है, एंड एवरी डे हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव है। इंडिया में आई थिंक एक बहुत बड़ा इवेंट जो बजट है वो निकल चुका है, एंड उसमें कोई भी मेजर नेगेटिव नहीं है। बजट ने अच्छे जितने भी पॉलिसीज थे, कंटिन्यूटी है, स्पेंडिंग्स रही हैं कैपेक्स की तरफ, कंजम्पशन को पुश है, और अर्निंग्स अब मिक्स्ड हैं, एंड जितने प्रोजेक्शंस हैं होपफुली बाय द नेक्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स में कुछ सुधार होना चाहिए। सो इक्विटी को लेके इस टाइम पे एक ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली मिक्स्ड हमारे पास है खूब सारे इंडिकेटर्स, और जो मार्केट्स को अनर्व भी कर रहे हैं। रुपी में हमने देखा कि काफी गिरावट आई है। सो एट दिस पॉइंट अगर किसी इन्वेस्टर का लंबे समय का एलोकेशन है जो विच इज बियॉन्ड 5 years, देन आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो जो है आप नॉर्मल तरीके से कंस्ट्रक्ट करिए। आपके पास लार्ज मिड स्मॉल सब चीजों का एलोकेशन रहना चाहिए, बट विद द एक माइंडसेट में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत हो सकती है कि जिस तरीके के रिटर्न्स हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखे हैं वो एकदम से फ्यूचर में रेप्लिकेट ना हो। तो आपको स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में थोड़े हल्के रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही निवेश करना है, एंड मिनिमम आपका एक 5 to 7 years का होराइजन होना ही चाहिए वहां पे अगर आप निवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ इस टाइम पे टिल्ट पोर्टफोलियोज में हो तो वो बेहतर होगा। वो दोस्त जिनका 5 साल तक का होराइजन है वहां पे स्वाति हमारे hybrids, I think they become a better choice along with large cap funds. So जो allocation से equity में जो strategy है वो definitely निवेशकों के अपने time horizon पे depend करेगी, और उसके साथ साथ उनके risk appetite पे। And at the same time I think उनके लिए बहुत important होगा कि वो कैसे उनके इन्वेस्टमेंट्स इस जर्नी के थ्रू पास करते हैं और तो भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं, उस गणित को समझे अपने पोर्टफोलियो के लिए। एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप हाइब्रिड कैटेगरीज के फंड ये कुछ सही रहते हैं अगर मार्केट वॉलिटिलिटी से परेशान है, और शायद अभी थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिव्यू करने का भी टाइम है, तो अपना एसेट एलोकेशन बिगड़ा है तो उसको जरूर देखें और पटरी पर वापस लाएं। प्रतिभा, आपकी नजर में एट दिस मोमेंट किसी को इक्विटी में स्ट्रैटेजी बनानी है इन दिस वॉलेटाइल मार्केट्स, सही जगह और सही तरीका निवेश का क्या रहेगा? प्रवीण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया मैक्रोस को कैसे देखना चाहिए, तो मैं कि एक्चुअल एक्शंस क्या लेना चाहिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी। तो ये हमने वॉलिटिलिटी देखा है, और खास इसी टाइम के लिए बना है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड जैसे बैलेंस एडवांटेज है, वो इक्विटी और डेट का मात्रा चेंज करते रहते हैं। जो हम करने की कोशिश करें तो बहुत सारा टैक्सेशन, एग्जिट लॉस, और फिर हो सके कि हम वापस इन्वेस्ट ही ना करें, हम डर जाएंगे, ये सब होता है। लेकिन हाइब्रिड फंड्स आर अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ टाइम। दूसरी बात है, जब भी आपको पैसा डालना है, अगर आपको लमसम भी डालना है तो एसटीपी के रूप से डालना प्रेफरेबल है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव ज्यादा है। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्ट पूरा का पूरा कर दिया और उसके बाद गिरावट आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पोर्टफोलियो जो है उसको बैलेंस रखना है आज की तारीख में विद अ लार्ज कैप बायस। लार्ज कैप बायस स्पेशली फॉर द शॉर्ट टर्म 1-2 years के लिए आप लार्ज कैप बायस रखें, उसके बाद थोड़ा ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं। ये बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप आप 65% लार्ज रखें, 20% मिड और 15% स्मॉल। आई थिंक दिस इज अ गुड बैलेंस पोर्टफोलियो टू हैव, कि कम उतार चढ़ाव हो। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो। जैसे प्रबली ने भी समझाया था, 5 to 7 years के बाद का अगर कोई गोल है तो आप इक्विटी में रखेंगे ना, हाइब्रिड में नहीं रखेंगे। उस टाइम पे ये 65-20-15 करना है। और क्या चीज नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम पे? एक तो बिल्कुल पैनिक में सेल ना करें, और डेफिनेटली कंटिन्यू योर एसआईपी। एसआईपी का खासियत यही है कि जब गिरता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, तो डोंट स्टॉप योर एसआईपी, डोंट सेल इन पैनिक। और
जब अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे नैरो थीम्स और सेक्टर्स भरा पड़ा हुआ है जो हाल ही में अच्छा चला लेकिन अभी थोड़ा मतलब नेगेटिव रिटर्न्स वगैरह देने लगा है, तो इट्स टाइम टू करेक्ट दैट। उस टाइम पे आपको इसको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। कि हमने बहुत सारे पोर्टफोलियोज देखा जहां स्मॉल कैप हाई बायस है, 50-60% स्मॉल कैप है उसमें, और थीमेटिक में बहुत सारा है, वो चेंज करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट चेस विनर्स। जो क्वार्टाइल 1 के परफॉर्मर्स है उनका शायद हो चुका है, एंड मे बी द पीपल वो नॉट परफॉर्म विल परफॉर्म वेल। अगर आपके पास कोई लगार्ड्स है जो अच्छे नहीं किए 1-2 साल में, दिस इज नॉट द टाइम टू चेंज, क्योंकि मीन रिवर्जन होता ही है मार्केट में। हो सकता है इन द फ्यूचर दीज विल परफॉर्म एंड इवन आउट परफॉर्म द फंड्स व्हिच हैव परफॉर्म्ड इन द रीसेंट पास्ट। तो वो क्वार्टाइल 1 का परफॉर्मेंस के पीछे आप अपना पोर्टफोलियो को चर्न ना करें। एब्सोल्युटली। तो जल्दबाजी में डिसीजन लेना किसी भी बाजार में सही नहीं है। एसआईपी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे जो मार्केट साइकिल्स हैं, ऐसे जो करेक्शंस है बाजार में आते रहते हैं, और ये हमने पिछले कई सालों से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। मैं थोड़ा डेट पर फोकस शिफ्ट करना चाहती हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि रेट कट साइकिल में हम बहुत के करीब हैं, और ऐसे में डेट में जो स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रबलीन, इस टाइम पर जो फिक्स्ड इनकम है या डेट फंड्स है, उसमें अभी इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? स्वाति, मेरे ख्याल से जो डेट साइड है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ओवरऑल बजट अगेन एक इम्पोर्टेंट इवेंट था जहां पे गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स का प्लान बताते हैं। फॉर FY 26 उन्होंने ग्रॉस बोरोइंग्स ऑफ 14.82 लाख करोड़ का एक फिगर दिया है, विद नेट बोरोइंग्स ऑफ 11.54 लाख करोड़। उसके साथ साथ हमने देखा है कि फिस्कल डेफिसिट पे उन्होंने फोकस अपना बनाए रखा है, एंड जो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। हम कर RBI की पॉलिसी देखेंगे कि वो क्या लेके आती है सामने। बट ऑफ कोर्स कल के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम लोग शायद एक 25 बेसिस पॉइंट्स का कट देखेंगे, एंड होपफुली दे विल आल्सो, इफ दे डोंट डू इट, नेक्स्ट पॉलिसी अप्रैल में वो लोग ऐसा लेके आएंगे। बट डेफिनेटली इन द कमिंग टाइम्स हम गिवन कि हमारी GDP की क्या ग्रोथ थी, जिसको प्रोबेबली इस साल के लिए वो 6.5 एंड 6.4% के करीब सेट करेंगे, उसके लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि कुछ इंटरेस्ट रेट हम कट के साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ एट दिस जंक्चर जो हमने पास्ट में ट्रेंड देखा है स्वाति, व्हेन फंड्स जिनका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है दे टेंड टू बेनिफिट जब भी कोई इंटरेस्ट रेट कट्स आने शुरू होते हैं। ऐसा हमने कोविड के टाइम पे भी देखा। जो पिछले समय के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स थे उन्होंने अच्छे रिटर्न देने शुरू किए जब रेट कट्स आए, एंड समथिंग सिमिलर इज एक्सपेक्टेड नाउ। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ फैक्टर्ड इन होती है। एक्सक्यूज मी। सो इस टाइम पे मेरे ख्याल से जरूरी निवेशकों के लिए एज अ टैक्टिकल कॉल वो लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स को देख सकते हैं, बट नॉट आने वाले अच्छे रिटर्न्स के लालच में ज्यादा ना लगाएं। एक टैक्टिकल कॉल की तरह लॉन्गर ड्यूरेशन की तरफ जा सकते हैं, उसके अलावा अपने कोर पे ही फोकस करें। टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं डेट में, जैसा प्रबलीन ने यहाँ पर बताया। प्रतिभा, आपकी नजर में फिलहाल अभी किसी को डेट कैटेगरी से पैसा कमाना है तो व्हाट वुड बी द आइडियल कैटेगरी या सही तरीका टू मेक मोस्ट आउट ऑफ फिक्स्ड इनकम अभी इस टाइम पर? ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जब डेट रिटर्न्स कब ऊपर जाता है, जब बॉन्ड यील्ड्स फॉल होते हैं, और बॉन्ड यील्ड्स जो है वो डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट साइकिल पे। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स है, तो अंडरलाइंग तो बॉन्ड्स ही है। जैसे इक्विटी में स्टॉक्स अंडरलाइंग है, वैसे डेट फंड में बॉन्ड्स है। सो यो आपको एक अच्छा सा गेन होने का चांसेस है जब इंटरेस्ट रेट्स गिरता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है। ये बॉन्ड प्राइस ऊपर जाने को कैपिटल गेन्स माना जाता है, तो कैपिटल गेन्स तो मिलेगा ही। उसके अलावा बॉन्ड का यील्ड भी मिलेगा। यील्ड मतलब इंटरेस्ट जो बॉन्ड देता है, मान लीजिए आज की तारीख में 7% है, वो तो मिलेगा, और जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो आपको उसका कैपिटल गेन्स भी मिलेगा। सो आप इमेजिन कीजिए, एक मौका है आपके पास टैक्टिकली, जैसे आपने या प्रबली ने बताया कि एक मौका है आपके पास, एकदम सेफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकते हो। क्या ये गारंटीड है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज ये आप कैपिटल गेन्स कितना कमा सकते हो, ये डिपेंडेंट करता है कि आप ड्यूरेशन कितने का लेते हो, ड्यूरेशन कितना है बॉन्ड्स का। तो मान लीजिए हम सबका मानना है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट गिरे ही ना, मतलब 6-8 महीने तक कुछ ना हो। या ये भी हो सकता है कि जितना हम लोग सोच रहे हैं कि 1% गिरेगा या 0.5 गिरेगा, उतना नहीं, उससे कम गिरे, या उल्टा, मतलब एकदम
स्मॉल प्रोबेबिलिटी है उल्टा भी हो जाए कि इंटरेस्ट रेट गिरने के बजाय ऊपर जाए, तब हो सकता है आपका कैपिटल गेन के बदले में कैपिटल लॉस हो गई। ये सब रिस्क फैक्टर्स है आपके डेट फंड में इन्वेस्ट करने का। तो ये कौन सा कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए आज के तारीख में इन ऑर्डर टू gain from this interest rate? I think gilt funds are a good category to invest in. Obviously keeping in mind कि आप अपना सारा डेट एलोकेशन ना ये फंड में ना डालें, सिर्फ गिल्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि क्या क्या अपने कंट्रोल में नहीं है, कि हो सकता है गिरे ही ना। ओके, एंड यील्ड का जो प्राइसेस है, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो इन एडवांस फैक्टर हो जाता है। जैसे प्रबली ने भी बताया, इंटरेस्ट रेट का कट के वजह से बॉन्ड यील्ड्स ऊपर नीचे जाता रहता है, इन एडवांस वो एडजस्ट हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स है तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा, वो उतार चढ़ाव तो शॉर्ट टर्म में रहेगा उसमें। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? आप होराइजन जो है कम से कम 2 साल का रखिए, जो अभी कर रहे हैं आप। जब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे तब आप उससे निकल सकते हैं, लेकिन अब आप इन्वेस्ट करो तो ये ना सोचे कि अगले क्वार्टर में, उसके अगले क्वार्टर में आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल जाएगा। इट शुड बी ओनली पार्ट ऑफ योर डेट स्मॉल पार्ट ऑफ योर डेट पोर्टफोलियो। और जब आप ड्यूरेशन भी चुन रहे हैं ना, तो दोनों चुनिए, लो एंड भी चुनिए। मतलब गिल्ट फंड में भी, जैसे गिल्ट बॉन्ड में आज की तारीख में गिल्ट फंड्स में बंधन का 12 ईयर ड्यूरेशन है और आईसीआईसीआई का 3.85 है, तो दोनों में 50-50 डालिए, दोनों में से बैलेंस हो जाएगा आपका। ओके, तो गिल्ट फंड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, यहां पर अपॉर्चुनिटी है, यहां पर मौके हैं पैसे डालने के विद इन फिक्स्ड इनकम। एक छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जरा समझेंगे सोना है शिखर पर। अब ऐसे में आपको गोल्ड का जो एक्सपोजर है, मतलब सोने में अगर निवेश करना है तो सही तरीका और कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करें, इस पर भी करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला समझ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं प्रवीण बाजपेयी और प्रतिभा गिरीश से हम बातचीत कर रहे हैं गोल्ड में अभी निवेश की सही स्ट्रैटेजी क्या हो। प्रवीण, सोना तो नेवर लाइक बिफोर, इतनी चमक, जरा समझना चाहेंगे अब कि अब ये गोल्ड की चमक अपने पोर्टफोलियो में कैसे लाए। समझना जरूरी है कि गोल्ड में एलोकेशन का सही तरीका कहीं ओवरबोर्ड ना हो जाए, क्योंकि गोल्ड की चमक काफी ज्यादा आकर्षित करती है। तो सही स्ट्रैटेजी अब गोल्ड के लिए क्या? एब्सोल्युटली गोल्ड ने बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न्स दिए स्वाति, एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसकी चमक जो है वो हर पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। हम कई बार फिजिकल गोल्ड लेके भूल जाते हैं कि हमें गोल्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट भी ऐड करना है, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम फिजिकल गोल्ड को सेल नहीं करते हैं प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। सो इट्स रिक्वायर्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट हियर। हमने लगातार पिछले 3 साल से देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की है। 1000 टन से ज्यादा का गोल्ड वो हर साल खरीदते रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड इन टर्म्स ऑफ ईटीएफ्स बहुत देखी है गोल्ड में। थोड़ा सा इनफैक्ट जो ज्वेलरी डिमांड है वो 2024 में हिट हुई है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस, 11% का फॉल है। बट एक जो अगर हम बैकग्राउंड देखें, ग्लोबल बैकग्राउंड देखें, उसके चलते मेरे ख्याल से गोल्ड रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास। और इसकी तरफ जो अगर हम निवेश को देखें, पिछले 10 साल की अगर हम एसआईपी के आंकड़े देखें, तो निफ्टी ने पिछले 10 साल में 13.04% का रिटर्न दिया है, और गोल्ड की एसआईपी ने पिछले 10 साल में 13.80% का रिटर्न दिया है। सो मेरे ख्याल से गोल्ड ने एकदम टक्कर दी है मार्केट्स को अपने रिटर्न्स में, एंड विद वेरी फ्यू, ऑफ कोर्स इट्स आल्सो वोलेटाइल एसेट, बट फ्यू फेजेस जहाँ पे डल रहा है, बट ओवरऑल इम्पोर्टेंट है। बट अगेन जैसे आपने बोला स्वाति, ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए हमें। एक मेरे ख्याल से जो एक मिनिमम एलोकेशन है वो 5% होनी चाहिए, एंड मेरे ख्याल से 10 to 15% इज ऑन द हायर साइड। वहां पे आपको कैपिंग कर देनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है गोल्ड को लेने का। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अलॉन्ग विद, अगर आप बल्क में बाइंग करना चाहते हैं और आपको क्योंकि वहाँ टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं 8 साल के लॉक इन के साथ, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसके साथ अगर आप कुछ मंथली डालना चाहते हैं, तब मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप डाल सकते हैं, पर वहां पे हमारी 12.5% की टैक्सेशन होगी। बट वहां पर उस वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं जो उतार चढ़ाव गोल्ड के प्राइसेस में भी आते हैं, सो दैट आप स्टैग्नेंट रिटर्न्स के साथ फंसे ना एक साथ ज्यादा पैसा डाल के थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू एसजीबीज। एंड आई थिंक एसजीबीज में भी आप ट्रांचेस में लीजिए, हर ट्रांच में थोड़ा लीजिए, सो दैट आपकी ओवरऑल एवरेजिंग हो जाए ऑफ द प्राइस, बट कैप्ड एट अबाउट 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, 10 से 15% पोर्टफोलियो का वहीं तक गोल्ड के जो एक्सपोजर है या निवेश को सीमित रखें। प्रवीण ने आपको ये अच्छी राय दी है। प्रतिभा, गोल्ड में निवेश के और भी तरीके हो सकते हैं, या तो आप गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड
म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, या तो कुछ फंड्स हैं जो कि गोल्ड में एक्सपोजर का मौका भी देते हैं, ऐसा ही एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है। एक अगर कंट्रोल्ड एक्सपोजर चाहिए तो ये भी एक सही तरीका हो सकता है इस वक्त सोने में निवेश का। एब्सोल्युटली करेक्ट स्वाति, अ गुड क्वेश्चन। देखिए, दो चीज अपने को याद रखना है कि मीन रिवर्जन जो है सिर्फ इक्विटी में होता है ऐसा नहीं है, कि कोई भी एसेट क्लास हमेशा स्टेलर नहीं होता। लास्ट 3 साल का कैलेंडर रिटर्न देखेंगे 21, 16, 13% प्लस गोल्ड का मिला है हर साल। 13 से स्टार्ट हुआ, 16 और लास्ट ईयर 21 था। जब इतना अच्छा रिटर्न है तो हमें थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। हो सकता है कि यही कंटिन्यू ना हो और थोड़ा नेगेटिव रिटर्न्स अगर आ जाए ना, मान लीजिए एक साल में अभी इतना अच्छे रिटर्न्स के बाद -12 भी अगर आ गया तो ओवरऑल 4 इयर्स का रिटर्न हो जाएगा सिर्फ 9%। सो गोल्ड में एक्सपोजर होना चाहिए मेरे हिसाब से 5 to 10%, एंड आज की तारीख में थोड़ा कॉशियस होना चाहिए क्योंकि 3 साल बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। और जैसे आपने बताया, ये विकल्प है कि आप गोल्ड में अगर टैक्टिकली भी करना चाहते हो तो मल्टी एसेट फंड्स आर अ गुड स्टोरी। मल्टी एसेट में इक्विटी, गोल्ड और डेट तीनों में होता है एलोकेशन। तो मल्टी एसेट चुनते वक्त आपको ये देखना जरूरी है कि वो डेट टैक्सेशन लगेगा कि इक्विटी टैक्सेशन। इक्विटी मतलब 1 ईयर के अंदर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, डेट मतलब 2 इयर्स के बाद लॉन्ग टर्म होगा। बट विद अ गुड टैक्सेशन, गुड गोल्ड एक्सपोजर, आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में इसके जरिए भी ला सकते हैं और ETF के जरिए भी आप गोल्ड पोर्टफोलियो ला सकते हैं, लेकिन विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉशन, स्पेशली नाउ। ओके, तो गोल्ड में निवेश के कई तरह के ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, इनके जरिए आप गोल्ड में कर सकते हैं निवेश। तो ये रही एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी। इक्विटी, डेट और गोल्ड में अभी सही तरीका निवेश का क्या है हमने समझा अपने दोनों एक्सपर्ट से। प्रवीण और प्रतिभा दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।